हेलो एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग? ठीक है, चलिए बेटा, आज हम क्या करने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं थी, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वो है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमको डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होते हैं तो कौन कौन से फैक्टर उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा था, चार्ज एट रेस्ट। यानी कि पूरे चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर कहीं भी आपने आई वर्ड नहीं सुना, करंट नहीं सुना, क्योंकि चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो करंट फ्लो नहीं कर रही होती है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, नाम ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? करंट का मतलब होता है फ्लो, कोई चीज मूव कर रही हो। जैसे हम बोलते हैं रिवर करंट। रिवर करंट का मतलब क्या होता है? तेज जहां फ्लो होगा ना, वहां पर उसको करंट टर्म यूज कर देते हैं, यानी कि मूवमेंट फास्ट हो या मूवमेंट हो। तो यहां पर हम बात करते हैं कि लास्ट चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आते थे, वहां पर आपने चार्ज को रेस्ट पे पड़ा था, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी था, लेकिन करंट नहीं थी। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, और साथ में एक और चीज होगी, वो होगी करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर चार्ज मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर यूनिट टाइम, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम देते हैं करंट, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये डेफिनेशन आपने क्लास 10 में भी पढ़ी थी। अब हम क्या सीखना चाहते हैं? हम ये सीखना चाहते हैं कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हमारे पास चैप्टर है, इसके अंदर कौन कौन सी नई बातें हैं जो हमें पढ़नी है। आपको मैं रिकॉल करा दूं कि क्लास 10th में ऐसे कौन कौन से टॉपिक थे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़े थे। वो थे हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ा था आपने, वहां पर आपने Q इज इक्वल टू NE का फॉर्मूला भी पढ़ा था, करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़े थे, रेजिस्टिविटी पढ़ा था। अभी जितने भी फैक्टर्स हैं और इवन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे के सारे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, ढंग से सुनिएगा, क्योंकि सबसे पहली क्लास जो चैप्टर की होती है, बेसिकली वो लिंक बनाती है चैप्टर के बेस का। अगर वो बेसिक बहुत स्ट्रांग हो तो चैप्टर बहुत स्मूथली समझ में आता है, लेकिन जब आप बेसिक भूलना चालू कर देते हैं या बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं तो चैप्टर डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज और बता दूं कि किस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ये चैप्टर न्यूमेरिकल की सबसे ज्यादा वैरायटी लेके आता है। हमारी जितनी भी क्लास पार्ट 1 अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो उसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल की वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ऑर्डर तो अच्छा होगा, ठीक है। कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बस ये ध्यान रखना कि जब भी किसी टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसके बेसिक लॉजिक को ढंग से समझना होता है। बेसिक लॉजिक ढंग से समझोगे तो फिर किसी भी ऑर्डर पे हम चले जाएं, उस ऑर्डर पे जाके आप उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर के अंदर एक टर्म आता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज होती है EMF और एक होता है पोटेंशियल या वोल्टेज। EMF एंड वोल्टेज, ये दो चीजें कुछ ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट एक जैसी ही लगती हैं, लेकिन है नहीं। वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और EMF जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब सोचो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, बाकी डिटेल में इसके बारे में कभी और पढ़ेंगे हम। EMF इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक सिंपल भाषा में अगर मैं इसको बताऊं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है द फोर्स विच कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स टू कम इन मोशन। एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए रिक्वायर्ड हो, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सप्लाई करता है? वो सर्किट में सप्लाई करती है बैटरी। तो अब देखिए, मेरे पास एक कंडक्टर था, कुछ पहले बेसिक हम समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, सिर्फ सुनने वाली बात है। एक कंडक्टर था कॉपर का, ठीक है। आपको पता है कॉपर अगर है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, या कंडक्टर की आपने अगर डेफिनेशन सुनी है तो क्या सुन रखी है कि कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर सरफेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच के देखिए कि कॉपर की वायर है, एक मान लो कि एक कॉपर की वायर है और मैं कहता हूं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं जब इसको पकड़ता हूं तो मुझे करंट क्यों नहीं लगता फिर? अगर इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली मूव कर रहे हैं, कॉपर की एक वायर को मैंने काटा, ऐसे रख के अपने हाथ में पकड़ लिया, अब इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट बननी चाहिए, डेफिनेशन यही है, तो मुझे करंट क्यों नहीं लगा? फिर किसी और को करंट क्यों नहीं लगेगा इस केस में? इस वजह से करंट इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं, किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते। और जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करेंगे, किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, तो उनका नेट इफेक्ट जो आता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि इसका एग्जांपल क्या हुआ, एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से लेता हूं। मान लो कि एक वुडन ब्लॉक था, एक मान लो इस तरीके से एक वुडन ब्लॉक ना बोल के इसको मैं बोलता हूं एक लॉग था, लकड़ी का लट्ठा इसको बोलते हैं, ऐसा था। इसके अंदर मैंने 4 रस्सियां बांध दी, ठीक है, एक इधर की ओर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। और इन 4 रस्सियों को खींचने वाले जो 4 लोग हैं वो बिल्कुल सेम पोटेंशियल के, सेम उनके अंदर पावर है। तो अगर ये चारों के चारों एक साथ जोर लगाएं तो ये लकड़ी का लट्ठा जो है, जो वुडन लॉग है, वो कहां जाएगा? वो कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका, इसका, इसका और इसका, इन चारों का नेट जीरो हो गया। और वो नेट इसलिए जीरो हो गया क्योंकि सारे के सारे डायरेक्शन में इक्वली इफेक्टिव था। अगर कहीं एक ज्यादा होता तो उधर की ओर मूव कर जाता। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन रैंडम जो मूव कर रहे होते हैं ना कंडक्टर के अंदर, तो उनका नेट इफेक्ट जो होता है वो जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई करंट फ्लो नहीं करती सर्किट के अंदर। ठीक है, और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर के ऊपर, जब उसके ऊपर कोई करंट नहीं फ्लो कर रही होती है, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। अभी थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, अभी मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद और इसके बारे में। तो अब मैं आपको ये बताने वाला था कि आपको अगर एक कॉपर की वायर है और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और मैंने इसको अपने हाथ से पकड़ा, तो भी मुझे करंट इसलिए नहीं लगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसलिए वो अपना कोई नेट इफेक्ट नहीं बनाते। ठीक है, तो अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन था वो यहां मूव कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इनकी डायरेक्शन इधर की ओर है, किसी फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे। लेकिन ये कब था? व्हेन बैटरी इज ऑफ, की को मैंने ऑफ कर दिया, ओपन कर दिया सर्किट। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा तो ऐसा होता है। ठीक, अब सुनो, जैसे ही आप इसको क्लोज करते हैं तो बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव था तो इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन देता है कि मेरी तरफ को आओ, क्योंकि पहले सारे इधर उधर जा रहे थे। लेकिन अगर आपने एक पर्टिकुलर जगह बता दी कि भाई इधर की ओर आना है, तो सारे उधर मूव कर सकते हैं। चलो इसका मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। एक सड़क के ऊपर एक बिल्कुल भीड़ वाली सड़क थी, उस भीड़ वाली सड़क के ऊपर बहुत सारी महिलाएं जा रही थी, बहुत सारी लेडीज जा रही थी। ठीक है, इसको कोई पर्सनली नहीं लेगा, ये एक बहुत जनरल सी मैं बात बता रहा हूं कि एक रोड के ऊपर बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारी लेडीज लोग जा रही थी वहां पे। ठीक है, तब तक क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक शॉप का शटर ऊपर होता है, और जैसे ही शटर ऊपर होता है वहां लिखा आता है सेल 60% ऑफ। जैसे लिखा था सेल 60% ऑफ, अचानक क्या हुआ, लेडीज लोगों की नजर पड़ेगी उधर की और सारे के सारे एक लाइन में उसकी तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अगर पर्टिकुलर सोर्स मुझे मिल जाए, एक पर्टिकुलर सोर्स मिल जाए, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन अगर वो सोर्स ही ना मिले जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो सके, तो वो रैंडम जाएंगे। तो यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम जा रहे थे, लेकिन जैसे यहां पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, ये पॉजिटिव जैसे टर्मिनल आएगा, उस पॉजिटिव टर्मिनल से ये अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन किधर जाने की कोशिश करेंगे, फिर सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली 2 तरीके की यहां पे बातें हुई। पहले मेरे पास वो इलेक्ट्रॉन हुए जो रैंडम मूव कर रहे थे, और जिस वेलोसिटी से वो उस टाइम मूव कर रहे थे उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। अभी मैं जिक्र करूंगा कि इसको हम थर्मल वेलोसिटी क्यों बोलते हैं। और जैसे ही आपने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब उस टाइम जिस वेलोसिटी से चलते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों कहते हैं इसके बारे में बात करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब एक बात थी जो मैं डिस्कस करने वाला था कि व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज वोल्टेज, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये एक ऐसी चीज होती है जो मैक्सिमम बच्चा पूरी क्लास 12 कर लेता है, लेकिन उसको ईएमएफ और वोल्टेज में डिफरेंस नहीं पता लगता। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वो डिफरेंस क्या है। ईएमएफ, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने का, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था,
वो रिस्पॉन्सिबल था एक बैटरी, तो बैटरी लगाती है ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस कहां होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, इसके बीच में यहां होती है वोल्टेज। अब आप सोच के देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये आया कि ईएमएफ इज प्रोवाइडेड बाय द सेल, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कहां है? पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में आ सकता है, पूरे सर्किट के बीच में, जैसे यहां और यहां के बीच में आ सकता है, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर, या फिर कोई दो पॉइंट यहां सेलेक्ट कर लो, सी और डी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। लेकिन ईएमएफ कौन सप्लाई कर रहा है? वो बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर या टर्मिनल्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट, ठीक है, किसी दो पॉइंट्स के बीच में जो आप वोल्टेज निकालेंगे या जो पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे वही सिंपली वोल्टेज कहलाती है। लेकिन ईएमएफ क्या होता है? ये वो सप्लाइड वोल्टेज है जो कि बैटरी सप्लाई करती है। अब आप सोच के देखिए कि ईएमएफ जो है वो किसके लिए काम करता है? वो हमेशा क्लोज सर्किट, ये पूरा का पूरा मेरे पास सर्किट था, यानी कि इस पूरे सर्किट की अगर मैं बात करूं तो बैटरी इंक्लूड हो जाती है, तो ईएमएफ कहलाता है। और अगर मैं सिर्फ यहां से यहां तक की बात करूं तो बैटरी इंक्लूड नहीं होती है, तो इसके बीच में जो मेरे पास आया पोटेंशियल का डिफरेंस, उसे वोल्टेज बोलते हैं। इस पॉइंट की पोटेंशियल, इस पॉइंट की पोटेंशियल, दोनों को माइनस कर दो, जो निकलता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मींस ईएमएफ इंक्लूड्स अ बैटरी आल्सो, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होता क्यों है? बेसिकली मैं आपको बताता हूं। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट भी वोल्ट है और इसकी भी ऐसा यूनिट वोल्ट है, दोनों ही वोल्ट है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में भी कंफ्यूजन होता है। दोनों की ऐसा यूनिट वोल्ट है, दोनों का ही फॉर्मूला V = W/Q है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रिक, इस पॉइंट का अगर मैं पोटेंशियल निकालूं ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकालूं तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, लेकिन मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यानी डिफरेंस निकालने के लिए दो पोटेंशियल को माइनस करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी सिंगल पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ईएमएफ इज बेसिकली, अगर मैं बहुत जनरल डेफिनेशन बता दूं, डेफिनेशन में नहीं है, बेसिकली एक सिंपल मीनिंग अगर मैं इसका बता दूं तो ईएमएफ बेसिकली वो वोल्टेज होती है जो बैटरी सप्लाई करती है, लेकिन उसमें एक और चीज इंक्लूड होती है। आप सोच के देखिए, यहां से अगर मैं बैटरी की बात करता हूं तो करंट यहां से आ जाएगी, करंट यहां से घूम के यहां जाएगी, ये होगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इस बैटरी के अंदर करंट नहीं होगी? इसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रही होगी? सोचिए, यहां से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली, यहां पहुंची और यहां से नेगेटिव टर्मिनल पे चली गई। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई करंट नहीं गई होगी? हो सकता है ऐसा? नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक करंट नहीं जाएगी लूप कंप्लीट नहीं होगा। लूप का मतलब पूरा स्टार्टिंग पॉइंट जहां था वहीं पे एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, तब जाके सर्किट कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब अंदर भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक करंट जाएगी, और करंट जाएगी प्लस बैटरी के अंदर एक छोटा सा अपना खुद का रेजिस्टेंस भी होगा। भाई जो बैटरी होती है क्या होती है हमारे पास? अलग अलग तरीके की बैटरी होती है, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास? कुछ केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, कार्बन रॉड हो सकती है, जिंक पाउडर हो सकता है, जिस भी तरीके की बैटरी हो, तो उनका खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। दो तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल रेजिस्टेंस वो होता है जो बैटरी के अंदर उसके कंपोजिशन की वजह से होता है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो होता है जो बैटरी के बाहर होता है, जैसे कि इस कंडक्टर का खुद का रेजिस्टेंस, यानी कि इसका रेजिस्टेंस अगर कैपिटल R हो गया तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r, व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप सोचिए, ये ईएमएफ था, यहां से आपके पास इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश किया ताकि करंट फ्लो करे, तो इसके पास भी अपना कुछ पोटेंशियल था, कुछ वहां गया। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर का, बैटरी के अंदर का जो रेजिस्टेंस था वो इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो उसकी वजह से कुछ इसके अंदर वोल्टेज आ जाएगी और कुछ वोल्टेज यहां होगी। अब इसका मतलब ईएमएफ थोड़ा ज्यादा हो सकता है वोल्टेज से, क्योंकि कुछ इसके अंदर भी कंज्यूम हो जाती है। अब इसका मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं आपको लेके। मुझे ये बताइए कि कितने घंटे लगातार पढ़ सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा व्हाट इज योर कैपेसिटी, कितने घंटे आप लगातार पढ़ सकते हैं बिना पानी पिए, बिना वॉशरूम गए? वॉशरूम तो चलो खैर एक ऐसी चीज है जहां पे जाना पड़ सकता है कभी कभी, बिना पानी हो सकता है पानी को हम डिले कर दें, ठीक है। कब तक, कितना टाइम ऐसा हो सकता है जब आप लगातार पढ़ सकते हैं एक सिटिंग के अंदर? या चलो ये बता दो पूरे दिन में मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ सकते हो? तो हो सकता है आप में से किसी का आंसर होगा 6 घंटे पढ़ सकते हैं, कोई बोलेगा 8 घंटे पढ़ सकते हैं, कोई कहेगा 10 घंटे पढ़ सकते हैं, कोई कह सकता है 12 घंटे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं एक ऐसा बच्चा
जिसने शायद कभी 2 घंटे भी लगातार नहीं पढ़ा होगा एक दिन के अंदर, अगर मैं बोलूं कि वो 18 घंटे पढ़ सकता है एक दिन के अंदर, सोचिए। मैं बोल रहा हूं एक ऐसे बच्चे की बात जो सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ता है, उसने 2 घंटे ज्यादा कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं कि वो 18 घंटे पढ़ सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है एक ही दिन में 18 घंटे पढ़ना? ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा बच्चा जो होता है वो भी 18 घंटे नॉर्मली नहीं पढ़ पाता, लेकिन मैं कह रहा हूं एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाकू नहीं है वो भी 18 घंटे पढ़ सकता है एक दिन के अंदर। तो क्या ये बात सच होगी? ये बात सच है। सच ये है कि अगर उसको पता लग जाए कि कल मेरा कोई एग्जाम है जिसमें मुझे क्लियर करना ही करना है और मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा, तो हो सकता है कि मुझे पूरी रात पढ़ना पड़ेगा अगर मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है। तो इसका मतलब आप सोच के देखिए कि आप एग्जाम से ठीक एक दिन पहले क्या होता है। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले आप पूरी पूरी रात पढ़ लेते हैं, दिन में भी पढ़ लेते हैं, भूख प्यास चली जाती है। कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग खाना बंद कर देते हैं। 2 ही तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग पुट ऑन करते हैं वेट एग्जाम के टाइम पे, कुछ लोग कमजोर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता ही है कि जब एग्जाम अगले दिन होता है तो उसके पिछले दिन आप उससे भी ज्यादा पढ़ रहे होते हैं जितना कि आप नॉर्मली कभी पढ़ सकते थे। और अगर आप काउंट करोगे कि आपने इतने घंटे पढ़ा तो आपको लगेगा यार मैं इतना घंटे कैसे पढ़ लिया। अब सोचिए 18 घंटे अगर आप पढ़ सकते हैं और फिलहाल 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इसमें ईएमएफ कौन सा है और वोल्टेज कौन सा है? ईएमएफ हुआ 18 आवर्स, ये आपकी कैपेसिटी है, और 2 घंटे जो आपने डिलीवर करते हैं ना डेली, वो आपकी वोल्टेज है। यानी कि वोल्टेज वो चीज होती है जो बाहर सप्लाई होती है, और ईएमएफ वो होता है जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है। अगर मेरी एक्चुअल कैपेसिटी है कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो हो सकता है कि अभी मैं दौड़ना अगर चालू करूं तो मैं 2 किलोमीटर बाद या 3 किलोमीटर बाद मैं थक जाऊं। क्यों? क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं है। मुझे अंदर से महसूस होगा चल यार बहुत हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं 3 किलोमीटर दौड़ गया और मेरे पीछे एक दौड़ता हुआ कुत्ता आ गया, एक डॉग है काटने के लिए, तो मैं और दौड़ूंगा ना। तो वो एनर्जी कहां से आई? मेरे अंदर से ही तो आई है। तो इसका मतलब है कि मेरा कैलिबर उससे भी ज्यादा था जितना मैं एक्चुअली डिलीवर कर रहा हूं। तो वॉट एवर यू हैव एग्जैक्टली दैट इज योर ईएमएफ, एंड वॉट एवर यू डिलीवर दैट इज योर वोल्टेज। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में। तो ईएमएफ हो गई एक्चुअल कैपेसिटी और वोल्टेज हो गई डिलीवर्ड कैपेसिटी। ठीक है बेटा, तो यही होता है बैटरी में जितना ओवरऑल होता है वो 2 पार्ट में जाता है। कुछ यही कंज्यूम हो जाता है बैटरी के और कुछ बाहर डिलीवर होता है। तो बाहर जितनी वोल्टेज होती है प्लस अंदर जितनी वोल्टेज होती है, उन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो बैटरी की एक्चुअल कैपेसिटी पता लगेगी, एंड दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ये ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है। बाकी और डिटेल में इसको बताऊंगा किसी और क्लास के अंदर। फिलहाल हमारा टॉपिक आज कुछ और है। हम आज बात करना चाहते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी, व्हाट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड व्हाट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ये 3 ऐसे टर्म हैं जो आपको बार बार परेशान करेंगे अगर आपने इसको ढंग से नहीं सुना तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज कॉल्ड, सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे थर्मल वेलोसिटी, कि व्हाट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। हाँ जी, अब थर्मल वेलोसिटी क्या है? थर्मल वेलोसिटी में ये होता है, नाम से क्या पता लगता है? पहले देखो दोनों को डिवाइड करो, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट, और वेलोसिटी तो जनरल एक टर्म है। तो ये बताता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है एवरेज, उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। मैं दोबारा बता रहा हूं, at room temperature the velocity acquired by free electrons of the conductor is known as their thermal velocity। यानी कि जब आपने बैटरी ना लगा रखी हो, मैंने बताया था कि कॉपर की एक वायर है, सिंपल एक वायर, कॉपर का एक पीस में कहीं से उठा के लेके आ गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जब तक मैंने इसको बैटरी से नहीं लगाया तब तक इनकी वेलोसिटी को कहेंगे थर्मल वेलोसिटी। अब आप सोच के देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहे हैं। भाई वेलोसिटी कब मिलती है किस चीज को? वेलोसिटी तब मिलती है जब उसके पास कोई एनर्जी का सोर्स हो। वेलोसिटी के मतलब है काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी किसने प्रोवाइड करी, किसने दी? वो मिलती है रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या करता है? वेलोसिटी एक्वायर कराता है। अगर आपको इसका जीता ज्यादा एग्जांपल देखना है कि कहां हमने टेम्परेचर से वेलोसिटी एक्वायर करना देखा, तो आप सोचिए, एक मैं कंटेनर लेता हूं, उसके अंदर मैं पानी गर्म करने लगता हूं, पानी मैंने रख दिया, उसके अंदर आग लगा दो नीचे, क्या होता है? गैस स्टोव पे जब उसको रखते हो तो हीट जब आती है तो क्या होता है? गैस के उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो धीरे धीरे करके ऊपर जाना चालू कर देते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। वो हीट ट्रांसफर है थ्रू कन्वेक्शन। तो हमने क्या देखा? हीट से मॉलिक्यूल यहां से ऊपर चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट की वजह से जो हीट एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई।
इसी तरीके से जो हमारे पास कंडक्टर था कॉपर का, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं उसके पीछे बेसिक कौन सी एनर्जी है, वो है रूम टेम्परेचर की एनर्जी, यानी कि थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं उनकी थर्मल वेलोसिटी, बिकॉज हीट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस या टेम्परेचर इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो डेफिनेशन क्या होती है, मैं डेफिनेशन आपको बता दूं इसके बारे में, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय free electrons on the surface of conductor at room temperature is known as their thermal velocity, ठीक है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी ये होती है हमारे पास। हर एक इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर इज नोन एज इट्स थर्मल वेलोसिटी। अब बात करते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो होती है इतनी, जनरली 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस स्पीड से कंडक्टर के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। काफी ज्यादा है, 10 के पावर 5 का मतलब होता है 1 लाख मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन 1 लाख मीटर जाएगा। तो क्या 1 लाख मीटर की जगह है कंडक्टर के अंदर जो चला जाएगा? नहीं। तो ये जरूरी थोड़ा है कि आपको बहुत दूर जाना है तब जाके आपको वेलोसिटी पता लगेगी। कोई चीज अगर रैपिड मूव कर जाए तो चले, चाहे वो सिर्फ यहां से यहां तक चले, स्पीड तो बढ़ सकती है ना उसकी। तो 1 लाख मीटर पर सेकंड ये उसकी स्पीड थी, काफी ज्यादा स्पीड है। ये किसकी थी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब सुनो, व्हाट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन दोनों में डिफरेंस पता लगना जरूरी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होता है, देखो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली कैसे मूव कर रहे थे। जब तक मैंने बैटरी नहीं लगाई, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कहीं भी जा सकते हैं जब तक बैटरी नहीं है। इस टाइम ये मूव कर रहे हैं अपनी थर्मल वेलोसिटी से, रैंडम डायरेक्शन में, तो इनका कोई नेट इफेक्ट नहीं बनता, कोई करंट नहीं बनती। अब बात करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होगा। जैसे ही मैं इसको बैटरी से जोड़ूंगा, क्लोज कर दी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा, ये नेगेटिव एंड हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन मिल जाएगा कि इनको कहां जाना है। बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट दीज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो रैंडम जा रहे थे, अब वो क्या ट्राई करेंगे? अब वो इधर जाने के लिए ट्राई करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब मुझे एक चीज बताओ, जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या इनकी स्पीड उतनी ही रह जाएगी जितनी पहले थी, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड? क्या उतनी ही रह जाएगी? नहीं रहेगी, कम हो जाएगी बहुत। अब क्यों कम हो जाएगी मैं आपको बताता हूं। इसका एक और प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ग्राउंड था बहुत बड़ा, उस ग्राउंड के अंदर बहुत सारे लोग खड़े थे, ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े थे। अब आपसे ये बोला गया, अचानक वहां पे अनाउंसमेंट हुआ कि यहां पर ये जो ग्राउंड है, यहां पर एक बॉम्ब प्लांट कर दिया किसी टेररिस्ट ने, ये बता दिया गया। तो अब क्या होगा आपको पता है, भगदड़ मच जाएगी पूरी। अब जब भगदड़ मचेगी तो लोग किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा भागेंगे। अगर मान लो कि 4-5 गेट थे तो लोग एक तरफ नहीं भागेंगे, तो क्या होगा, लोग बिखर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे। ये हो गई रैंडम वेलोसिटी, ठीक है। ये चारों तरफ जो इस तरीके से जा रहे हैं, इनमें इनकी स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन अगर ये होता है कि आपको ये बताया जाता है कि नहीं, सिर्फ एक ही गेट है जिससे निकलना है, तो क्या होगा? अगर एक ही गेट होगा तो सारे लोग उस गेट की तरफ जाएंगे। तो क्या सब लोग उस स्पीड से दौड़ पाएंगे जिस स्पीड से वो नॉर्मली रैंडम दौड़ रहे थे? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एक जब छोटा सा गेट होगा, जब वहां सबको निकलना है तो भीड़ ज्यादा होगी और जगह है कम। तो इस केस में क्या होती है, भगदड़ बहुत ज्यादा मचती है और क्या होता है, लोग एक के ऊपर एक जाने की कोशिश करते हैं, धक्का मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन चल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि जगह कम है और भीड़ ज्यादा है। तो जब जगह कम होगी और भीड़ ज्यादा होगी तो लोग स्लो मूव कर पाएंगे, क्योंकि मूव करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, स्लो चल पाएंगे। ये है। और एक दूसरे को धक्का मुक्की को क्या बोलेंगे? धक्के देने को हम बोल सकते हैं कि हम दूसरे को खिसका रहे हैं, और खिसकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन रैंडम दौड़ रहे थे तो उनकी स्पीड ज्यादा थी, वो थर्मल वेलोसिटी थी।
लेकिन जब एक पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन उधर ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जगह है कम, तो सब जब उधर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, उनको बीच में रेजिस्टेंस बहुत मिलेगा, और वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उनकी स्पीड को कम कर देगा, और उनकी स्पीड को कम कर देगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ड्रिफ्ट कर पाएंगे, खिसक पाएंगे। तो अब ये वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स ने एक्वायर करी है, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आपको बिल्कुल क्लियर पता लग गई होगी ये बात कि थर्मल वेलोसिटी जो रैंडम जाती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि स्पेस ज्यादा होता है मूव करने के लिए। लेकिन जब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, राइट। आप सोच के देखिए कि कोई ऐसा रेस्टोरेंट था, एक नया रेस्टोरेंट खुला मान लीजिए, उस रेस्टोरेंट में ये बैनर लगा हुआ था कि आज जो आपको खाना मिलेगा उसकी आपको सिर्फ 10% पेमेंट करनी है, यानी कि 90% डिस्काउंट रेट है। तो बहुत सारे लोग थे, चारों तरफ से लोग क्या आएंगे, इकट्ठे होने चालू होंगे उसके गेट की तरफ कि चलो मैं जाके खाना खाता हूं। तो आप सोच के देखिए एंट्री पॉइंट पर क्या होगा, एंट्री पॉइंट पर सारे के सारे भीड़ जमा कर देंगे, लेकिन मूवमेंट काफी स्लो हो चुका होगा। तो जब जगह कम होती है और सबको एक ही जगह जाना होता है तो वो सिर्फ खिसक पाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। ठीक है, इसका आप एग्जांपल इस तरीके से भी ले सकते हैं। एक और प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि देखो एग्जांपल अगर दिमाग में है और आप दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेट कर पाओगे तो इसका मतलब आप कंसेप्ट जानते हैं। डेफिनेशन अगर मैं रट लूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, मतलब ये है कि क्या मैं वर्ड के अंदर कुछ और एग्जांपल ढूंढ सकता हूं जो ड्रिफ्ट का एग्जांपल हो सकते हैं। ड्रिफ्ट का एग्जांपल वो नहीं कि आप बोलते हैं कि भाई मैंने कार बहुत तेजी से चलाई, हैंड ब्रेक लगा दी और कार घूम गई, इट्स कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। अरे वो भी होती है, लेकिन वो अलग तरीके का ड्रिफ्ट है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, सुनिए, अब जो मैं आपके पास दूसरा एग्जांपल लेने वाला था वो ये था कि मान लीजिए कि आप बाइक पे आते हैं बहुत दूर से और सामने ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ट्रैफिक का मतलब ये है कि वो जाम नहीं है, स्लो ट्रैफिक है, मतलब चल रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, अब बाइक है क्योंकि आपके पास, तो बाइक आपको पता है कि बाइक बीच बीच में से निकल सकती है, कार नहीं निकल सकती बीच बीच में से, लेकिन बाइक तो निकल सकती है। अब आप सोच के देखिए कि बाइक वाला आता है, बाइक वाला एंटर करता है, तो क्या वो इस पूरे ट्रैफिक को उस स्पीड से क्रॉस कर सकता है जितनी स्पीड से नॉर्मली वो सड़क पे गाड़ी चलाता है? नहीं कर सकता ना। नॉर्मली जब सड़क होती है खाली, तो जिसपे वो अपना बाइक चलाता है उसको बोलते हैं उसकी थर्मल वेलोसिटी, उसको थर्मल वेलोसिटी में मान लेता हूं। ठीक है, और जब वो ट्रैफिक की कंडीशन में आएगा तो वो ऐसे 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 करके निकलेगा, जाना तो आगे ही है, लेकिन वो अलग अलग पाथ ढूंढेगा। यानी जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाए, उसको जहां जगह मिलेगी वहां से जाएगा। ऐसा ही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में चलता है वेलोसिटी की। हमको लगता है ऐसा कि सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधे चलेंगे, लेकिन सीधे चलते नहीं है, दे मूव इन कर्व्ड पाथ। वो हमेशा कर्व्ड पाथ पे मूव करते हैं जब वो ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको जगह जहां जहां मिलेगी वैसे वैसे जाएगा। और प्लस अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो उसके पीछे क्या रीजन है कि इलेक्ट्रॉन क्यों बिल्कुल सीधा नहीं चल पाता। आपको देख के लग रहा हो कि इलेक्ट्रॉन सारे सीधे चल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो स्ट्रेट नहीं जा रहे होते। अब वो कैसे जाते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लेके बताता हूं। एक इलेक्ट्रॉन ये था, ये इनिशियली इधर की ओर जाने वाला था, कब? जब आपने बैटरी नहीं लगाई थी, यानी कि थर्मल वेलोसिटी से वो उधर जाने वाला था। अब क्या हुआ, जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं तो इसको इधर की ओर फोर्स लगाना लगेगा, इसके ऊपर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स इधर की ओर लगेगा। अब जा रहा था इधर की ओर v1 वेलोसिटी से, अब फाइनली इधर की ओर v2 वेलोसिटी जाना चाहता है, तो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इनकी रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगा, और वो जाएगा इधर। भाई एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर जब दो डिफरेंट फोर्स लगेंगे तो ना वो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इनके रिजल्टेंट पे जाएगा। वेक्टर फॉर्मूला, ठीक है, ये यहां जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा होगा तो इसकी थर्मल वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में काम कर रही होगी, लेकिन फिर इसके ऊपर फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर ना जाके इधर घूम जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यूं 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 रैंडम चलेगा, क्योंकि लगातार उसके ऊपर दो चीजों का इंपैक्ट होगा, एक थर्मल का और एक जो आपके पास ईएमएफ के थ्रू उसके ऊपर फोर्स लगता है। उन दोनों के जो इंपैक्ट से जो उसको नेट डायरेक्शन मिलेगी उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो ध्यान रखें, ये बात दिमाग से बिल्कुल निकल जाए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट चलता है, क्योंकि मैक्सिमम हमको यही पता होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम लोग जो क्लास 12 पढ़ के निकल चुके हैं उनसे भी अगर आप पूछें, मैक्सिमम की बात बता रहा हूं कि उनसे अगर आप पूछें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दौरान इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में चलता है या कैसे चलता है, तो उनमें से मैक्सिमम लोग स्ट्रेट लाइन बताएंगे आपको, जबकि रॉन्ग है। स्ट्रेट लाइन में वो इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि लगातार उसके ऊपर दो वेलोसिटी का इंपैक्ट होता है, तो उससे जो रिजल्टेंट निकलेगा वो उस डायरेक्शन में जाएगा। अब वो कभी स्ट्रेट हो सकता है, कभी वो स्ट्रेट नहीं भी हो सकता, तो बेसिकली कर्व पाथ बनता है। ठीक है, इस पाथ को मैं एक तरीके से कर्वीलिनियर बोल सकता हूं कि कर्व लेते लेते स्ट्रेट लाइन बनने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, राइट। तो अब
थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में दो मेन फर्क क्या है, ये डिफरेंस सीखना जरूरी है। थर्मल वेलोसिटी थी रैंडम वेलोसिटी, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि कहीं भी घूम जाए अल्टीमेटली इसको जाना इधर ही है, पॉजिटिव की तरफ ही जाना है। ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरी बात, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्मल वेलोसिटी इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में स्पीड काफी कम होगी, बहुत अलग अलग रेंज होती है, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है, 10 टू द पावर 5 से लेकर 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, ठीक है। 10 टू द पावर -4 कितना होता है मीटर पर सेकंड में, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। अब सोचो कहां 1 लाख थे, कहां 0.1 मिलीमीटर आ गया, इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है वेलोसिटी के अंदर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मूवमेंट बहुत क्लियर नहीं होता, ठीक। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन तो आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खिसकने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा तो उसके आगे भी इलेक्ट्रॉन लगे थे, वो अपने आगे वाले को पुश करता है, फिर उसके आगे इलेक्ट्रॉन थे, वो अपने आगे वाले को पुश करता है। तो ऐसे पुश करते 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 क्या होता है, जब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहां, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है स्ट्रॉन्ग पावर के साथ। आपने सुना होगा एक टर्म बैटरी बैकअप, बैटरी ने पुश किया, बैटरी इलेक्ट्रॉन दे रही है, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को जब यहां पुश किया बैटरी ने जबरदस्त फोर्स के साथ, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, वो अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे पुश करते करते ये अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, और ऐसे पुशिंग करते 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 यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर, यहां से पुश हुआ, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां पुश हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां पुश। मैकेनिकली क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन खुद मूव नहीं कर रहा पूरे सर्कल में, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के पूरा चक्कर नहीं लगा रहा है, वो सिर्फ अपने आगे वाले को पुश करता है। और अगर आगे वाले को पुश करता है तो पुश करते करते क्या होता है कि लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर है। तो इससे क्या होता है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो नेगेटिविटी एक्वायर करता है, और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिविटी एक्वायर करता है, इलेक्ट्रॉन यहां से कम होते चले जाएंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि बैटरी के डिस्चार्ज होने का कांसेप्ट क्या है। ये मान लो कि यहां पर आपके पास पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे, और यहां पर पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव टर्मिनल पे 10 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव टर्मिनल पे 20 इलेक्ट्रॉन मान लिया। तो क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहां से सप्लाई हुआ, मैं एक बेसिक मैकेनिज्म बता रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं होता, सप्लाई तो मिलियंस होते हैं, मैं सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल से बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन यहां सप्लाई हुआ, घूमते 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 वो इलेक्ट्रॉन यहां पुश करके यहां चला गया, तो यहां पे रह गए 19 इलेक्ट्रॉन और यहां हो गए 11। मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं, हालांकि इतना सिंपल है नहीं, लेकिन इससे आपको एक आइडिया लगेगा रफ की क्या होता है। 19 इलेक्ट्रॉन यहां रह गए, 11 यहां हो गए, फिर पुश हुआ तो यहां 18 रह जाएंगे, इधर एक वापस आके 12 हो जाएंगे, फिर यहां 17 हो जाएंगे, तो फिर इधर आके फिर 13 हो जाएगा, इधर से कम होते जाएंगे, इधर से बढ़ते जाएंगे, 16, फिर इधर 14 हो गए, फिर इधर से एक निकला 15 और इधर 15। जैसे ही दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट बराबर हो गए, अब ये बैटरी काम नहीं करेगी। इसी को तो हम रफ लैंग्वेज में बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज। बैटरी डिस्चार्ज का मतलब है कि अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह गया, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट सेट होगी ही नहीं। आपसे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, तो उसका आंसर होता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। जब तक कंडक्टर के टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तब तक करंट फ्लो नहीं करती है। तो यहां पर अगर 15 इलेक्ट्रॉन और 15 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों बराबर हो गए, तो इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल भी बराबर हो जाएंगे। पोटेंशियल बराबर होने का मतलब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होने का मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। इसका अगर 15 वोल्ट हो गया और इसका 15 वोल्ट हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो आएगा 0 वोल्ट, और इन दोनों का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगी। इसी को बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, ठीक है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में काफी कम पोटेंशियल डिफरेंस रह जाता है या 0 हो जाता है, 0 तो एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन अगर बहुत कम भी हो गया तो हम बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म था बेसिकली। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट आप सीख गए, खिसक खिसक के जाना, और थर्मल वेलोसिटी का मतलब रैंडम जाना, फ्री पाथ में जाना, उसको थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अब डेफिनेशन क्या होती है ये मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, आप चाहें इसको सुन लें, बट दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती है। तो डेफिनेशन क्या थी, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल v सबस्क्रिप्ट d। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका बार-बार जिक्र होगा इस चैप्टर के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। थर्मल वेलोसिटी का तो बस इसी टॉपिक के अंदर होगा, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बार-बार आएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स
acquired by average velocity acquired by free electrons of a conductor, free electrons of a conductor in moving towards the positive terminal of the conductor, in moving towards the positive terminal of the conductor, positive terminal of the conductor, when an external electric field is applied to it, when an external electric field is applied to it. ये बोलना बहुत जरूरी है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो ही जाएगा अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है। सिंपल बता देता हूं कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है और इलेक्ट्रॉन वो इधर जा रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कब बना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तब बना होगा जब बैटरी लगाई होगी। जब तक बैटरी नहीं लगाओगे तब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लगेगा बैटरी की वजह से और इंटरनल इनकी खुद की वजह से हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से। पॉजिटिव आयन हो सकते हैं कंडक्टर के अंदर और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उनका खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से लेना देना है। तो बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इसलिए इन प्लेस ऑफ using the term definition, using the term applied battery in the definition, we use the term applied electric field. ये जरा टेक्निकल होता है कि जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो जाके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं और जिस वेलोसिटी से वो चल रहे होते हैं, एवरेज वेलोसिटी से, उसको बोलते हैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। अब एक नई चीज, एक और डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। वो डेफिनेशन है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। अगेन दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम डिनोटेड बाय सिंबल टाउ। टाउ सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। बिल्कुल ये वही सिंबल है जो बेटा टॉर्क का सिंबल होता था क्लास 11 के अंदर, रिलैक्सेशन टाइम। अब सोचिए क्या मतलब निकलता है रिलैक्सेशन टाइम। दिमाग में बहुत आसानी से आ गया होगा आपको लगा होगा कि भाई रिलैक्सेशन टाइम उसको बोलते हैं जब हम रिलैक्स करते हैं, यानी कि जब हम कोई काम नहीं कर रहे तो उसको हम रिलैक्स बोलते हैं और उसके लिए जितना भी टाइम खर्च हो जाए उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और थोड़ी देर बाद मेरा मन होता है कि चलो आधे घंटे में रेस्ट करता हूँ, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में बात होगी कि चलो ये आधे घंटे का टाइम आपके लिए रिलैक्सेशन टाइम है। हो सकता है आपके दिमाग में बात हो, हमारे लिए ठीक है ये बात, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए बात ठीक नहीं है, कुछ अंतर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी रुकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो मूव ही करता है। जब कोई चीज हमेशा मूव ही करती है तो वो रिलैक्स कब करेगी? चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, हालांकि ये बात मिथ भी हो सकती है लेकिन मैंने सुना है इसके बारे में, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कि बोलते हैं कि हॉर्स जो होता है ना, हॉर्स वो अपनी थकान कैसे मिटाता है। एक ऐसा हॉर्स जो कि आपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रखा है, ठीक है, कि उसको आप एज अ टॉन्गा यूज कर रहे हैं या किसी और तरीके से आप उसको यूज कर रहे हैं, तो वो अपनी थकान कैसे मिटाता है? सो के, बैठ के, रेस्ट करके कैसे मिटाता है? वो अपनी थकान मिटाता है फ्री दौड़ के। आप जब उसको बांध के ले जा रहे होते हैं ना कहीं पे, तो वो अपने हिसाब से फ्री नहीं होता, लेकिन हॉर्स को इसलिए तो बोलते हैं कि उसके अंदर जबरदस्त पावर है, वो अपनी थकान को मिटाने के लिए भी दौड़ता है, लेकिन फ्री। जब वो फ्री दौड़ता है, आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई बार कुछ मूवी में भी देखा हो, कभी वैसे देखा हो कि हॉर्स जो है वो ऐसी दौड़ रहा है रैंडम, ऐसा नहीं कि उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी दौड़ रहा है। वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए, अपनी थकान मिटाने के लिए दौड़ता है फ्री, ठीक है, राइट। तो फ्री दौड़ने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उसके लिए रिलैक्स करना कहला गया। और आपने एक चीज और सुनी होगी हॉर्स के बारे में कि वो खड़ा खड़ा सो लेता है। हम बैठ के सोते हैं, डॉग भी बैठ के सोता है, और बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं वो बैठ के सोते हैं, लेकिन हॉर्स खड़े खड़े सो लेता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंसी होगी, आप खड़े खड़े नहीं सो सकते, बैठे बैठे सो सकते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं, लेकिन खड़े खड़े सोना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन हॉर्स खड़े खड़े सो जाता है। तो इसका मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उसके अंदर, तो वो अपनी थकान को फ्री दौड़ के मिटाता है। अब ये मैंने आपको एग्जांपल हॉर्स का क्यों दिया, इसको आप रिलेट करिए हमारी रिलैक्सेशन टाइम से। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन फ्री कब होता है? अब मैं आपको बताता हूं। आपने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा। अब जब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा तो दो केसेस होंगे, कभी उसके पाथ में इलेक्ट्रॉन आएंगे या किसी वो चीज से टकराएगा, कभी वो फ्री जाएगा, कभी टकराएगा कभी फ्री जाएगा। किससे टकरा रहा है?
वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, किसी आयन से टकरा रहा है, किसी एटम से टकरा रहा है, उसके पाथ में जो भी चीजें रेजिस्टेंस बन के आएंगी उनसे वो कोलाइड करेगा। तो उसने कॉलिजन किया, कॉलिजन करने के बाद फिर फ्री घूमने लगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया उससे कोलाइड कर गया, फिर फ्री घूमने लगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया उससे कोलाइड किया, फिर फ्री घूमने लगा। तो बेसिकली कॉलिजन हो रहा है, लेकिन एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम गैप है, जब तक इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं कर रहा होता, उसी को उसका रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। यानी कि रिलैक्सेशन टाइम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तब का टाइम है व्हेन इट नॉट कोलाइड्स। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां आया, जैसे वो टकरा है, देखो इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है, मान लो यहां से चलता है, अभी क्या चल रहा है, रिलैक्सेशन टाइम चल रहा है, और यहां एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहां से आया, जैसे वो टकराया रिलैक्सेशन टाइम खत्म, फिर फ्री जा रहा है, अब ये फ्री जा रहा है, सामने एक दूसरा इलेक्ट्रॉन था उससे टकराया, जैसे ही टकराया रिलैक्सेशन टाइम फिर खत्म, फिर फ्री हो गया, फिर टकराया रिलैक्सेशन टाइम फिर खत्म। यानी कि एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच में जो एवरेज फ्री पाथ में वो चल रहा होता है बिना टकराए, उसी को उसका रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और आपको ये पता है कि रिलैक्सेशन टाइम हमेशा एक जैसा तो होगा नहीं, क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन पास पास मिल जाएंगे तो जल्दी कॉलिजन हो जाएगा, कभी थोड़ा दूर होगा तो थोड़ा देर में कॉलिजन होगा। तो कभी ज्यादा चलना पड़ेगा कॉलिजन के लिए, कभी कम चलना पड़ेगा, कभी कम टाइम लगेगा कॉलिजन के लिए, कभी ज्यादा। तो हम रिलैक्सेशन टाइम को फिर कैसे बताएं? हम बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज द एवरेज टाइम टेकन, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन सक्सेसिव कॉलिजन्स। क्या बोला, दोबारा सुनो। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज टाइम, आप साथ में मेरे डेफिनेशन में लिख सकते हैं, द एवरेज टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर, द एवरेज टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर between their successive collisions, between their successive collisions, comma, under the application of electric field, under the application of electric field is known as relaxation time, is known as relaxation time। तो क्या पता लगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने का मतलब है कि बैटरी जब लगी हो ना, ये तब केस की बात है। जब तक बैटरी नहीं लग रखी है, वो थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब हम रिलैक्सेशन टाइम की बात नहीं करते। लेकिन बैटरी जब आपने लगा दी, जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको कॉलिजन के बीच में ऑन एन एवरेज कितना फ्री टाइम मिलता है, उसको उसका रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। यानी कि कंक्लूजन ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन तब रिलैक्स कर रहा होता है जब वो कोलाइड नहीं कर रहा होता और फ्री मूव कर रहा होता है। ठीक है बेटा, राइट, दिस इज अबाउट रिलैक्सेशन टाइम। तो आपने तीन मेन चीजें आज पढ़ी है, थर्मल वेलोसिटी पढ़ी, रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से मूव करता है उसकी स्पीड को बोलते हैं हम थर्मल, उसकी वेलोसिटी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, वो काफी ज्यादा होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड तक होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब होती है जब आप बैटरी को सप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ खिसक पा रहे होते हैं, क्योंकि उनको फ्री पाथ नहीं मिल रहा होता ज्यादा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम किसको बोला हमने, कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने सप्लाई कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक फ्री चलते हैं विदाउट कॉलिजन या बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स, उसको बोलते हैं उसका रिलैक्सेशन टाइम। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जितने पाथ में वो फ्री चल रहे होते हैं, जो फ्री पाथ होता है ना जिसमें वो चल रहे होते हैं, उसको उसका एवरेज बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इज व्हाट, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग फ्रीली बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स। ठीक है, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ में जो एवरेज टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बेटा, राइट। तो ये जो आज कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, ईएमएफ और वोल्टेज का भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, लेकिन उसको मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको किसी और क्लास के अंदर, क्योंकि आज बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे उसका लेना था, लेकिन अभी वो टॉपिक बाकी है। ठीक है, तो आप फिलहाल तीन चीजें बहुत ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी, थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। ये तीन टॉपिक आपको बहुत ढंग से याद करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस चैप्टर का सबसे पहला डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, और उस डेरिवेशन के लिए आपको आज की क्लास का सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, उसको आप याद करेंगे, थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके जन, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।